नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर बाय अनूप और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, आज नेपाल से आई एक खबर को अगर आपने सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग समझकर छोड़ दिया तो शायद आप इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा मिस कर देंगे। क्योंकि काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने पहले भारत के राजदूत से मुलाकात की और फिर कुछ ही घंटों के बाद चीन के राजदूत से भी। अब सवाल उठता है कि यह महज संयोग है या कोई बड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नल। क्योंकि एक तरफ भारत के साथ नेपाल के रिश्ते हैं तो दूसरी तरफ चीन का बढ़ता इन्फ्लुएंस, और इसी बीच सामने है स्वच्छता का सीमा विवाद और काला पानी लिम्पियाधुरा लिपुलेख का पुराना सवाल। तो क्या बालेन साहब भारत और चीन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आज की मुलाकात भारत नेपाल रिश्तों में किसी नई शुरुआत का संकेत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो 98% सीमा जिसका डिमार्केशन हो चुका है बाकी बचे विवाद को भी बातचीत की मेज तक ला पाएगा? आज की इस पूरी कहानी में इस सवाल के इर्द गिर्द के जो भी सवाल हैं उन सभी की तहकीकात हम करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मात्र कुछ सेकंड लगते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा और पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा, हड़बड़ाहट में नहीं, एकदम शांत दिमाग से सारी बातों को सुनिएगा और जो भी विचार पक्ष में हो, विपक्ष में हो, तटस्थ में हो, सब लिख दीजिएगा। सबका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है। भारतीय राजदूत से मिले नेपाली पीएम बालेन शाह, क्या अब निकलेगा समाधान? लिपुलेख विवाद और सुस्ता, साथ में लिम्पियाधुरा और काला पानी भी है। साथियों, बालेन शाह ने पुराना डिप्लोमेटिक रूल बदल दिया है। प्रश्न तो यही हुआ, क्यों बदला? अब यहां से कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल की डिप्लोमेसी में एक चीज साफ दिखाई दे रही थी। फॉरेन एम्बेसडर के साथ 1-to-1 मीटिंग से दूरी और कलेक्टिव मीटिंग्स पर जोर। यानी कोई एक एम्बेसडर आए तो प्रधानमंत्री के साथ अकेले मुलाकात करने के बजाय कई देश के एम्बेसडर को एक साथ बुलाया जाए, और ऐसा हुआ भी 9 अप्रैल को और फिर 26 मई को। इन दोनों मौके पर बालेन शाह ने फॉरेन एम्बेसडर के साथ ग्रुप मीटिंग की, लेकिन 10 अगस्त को तस्वीर बदल गई। पहले भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव के साथ 1-to-1 मीटिंग और फिर कुछ घंटों के बाद चीन के राजदूत जांग माओमिंग के साथ भी अलग से मुलाकात। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदला है कि कलेक्टिव डिप्लोमेसी से डायरेक्ट बायलैटरल डिप्लोमेसी की तरफ यह कदम बढ़ाया गया? क्या यह सिर्फ प्रोटोकॉल का बदलाव है या फिर इसके पीछे कोई डिप्लोमेटिक संदेश छिपा है? क्योंकि जब कोई प्रधानमंत्री किसी देश के राजदूत से अकेले मिलता है तो बातचीत ज्यादा फोकस्ड होती है और मैसेज भी ज्यादा डायरेक्ट हो सकता है। और आज के घटनाक्रम को देखें तो मैसेज शायद यही है कि नेपाल अब अपने प्रमुख पड़ोसियों के साथ डायरेक्ट बायलैटरल एंगेजमेंट को ज्यादा महत्व दे रहा है। और ध्यान रखने वाली बात यह है साथियों कि भारत के बाद चीन के राजदूत से अलग मीटिंग होना इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। क्योंकि अब अगला सवाल यही कि क्या बालेन शाह इंडिया और चाइना दोनों के साथ अपने रिश्ते को नए तरीके से बैलेंस यानी कि संतुलन करने की कोशिश कर रहे हैं? साथियों, अब बात करते हैं उस मुलाकात की जिस पर आज सबसे ज्यादा नजर था। आपके स्क्रीन पर यह तस्वीर है। आज मुलाकात हुई भारत के राजदूत और चीन के राजदूत के साथ, और चर्चाएं क्या क्या हुई उस पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। साथियों, जब मुलाकात हुई तो सबसे ज्यादा नजर थी कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव मुलाकात कर रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बातचीत क्या हुआ। बैठक में जो चर्चा हुई साथियों, उसमें कहा यह जा रहा है कि नेपाल इंडिया बायलैटरल रिलेशंस पर चर्चा हुई, म्यूचुअल इंटरेस्ट पर चर्चा हुई, डेवलपमेंट पार्टनरशिप पे और कॉपरेशन के ऊपर चर्चा हुई। लेकिन सबके बीच बालेन शाह की एक बात खासतौर पर ध्यान खींचती है कि उन्होंने भारत के साथ हिस्टोरिक रिलेशनशिप को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। अब यहां एक बात और भी ध्यान रखना है, हिस्टोरिक रिलेशन सिर्फ सिर्फ दो शब्द नहीं है साथियों। फिर से मैं शब्दों को दोहराता हूं, हिस्टोरिक रिलेशनशिप सिर्फ दो शब्द नहीं है साथियों। क्योंकि भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ दो सरकारों के बीच का रिश्ता नहीं, यह रिश्ता कागजों और डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट से कहीं ज्यादा आगे का है। 1950 की एक संधि और उसके बाद ओपन बॉर्डर, दोनों देशों के लोगों के बीच आवाजाही, पीपल टू पीपल रिलेशन, सदियों से चले आ रहे सामाजिक और पारिवारिक संबंध, और फिर आता है ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, रिलीजन। और इन सबके ऊपर एक चीज है जिसे कोई सरकार बदल नहीं सकती, और वो है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। भारत और नेपाल पड़ोसी हैं और पड़ोसी बदले नहीं जाते। सीमा पर मतभेद हो सकते हैं, मैप्स को लेकर डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन भूगोल दोनों देशों को एक दूसरे के साथ जोड़कर जो है वो रखता है।
भारत नेपाल ऐतिहासिक रिश्ता, खुली सीमा, जन से जन संबंध और व्यापार संस्कृति की बात। साथियों, यही वजह है कि भारत नेपाल संबंधों की सिर्फ फॉरेन पॉलिसी के चश्मे से देखना अधूरा होगा। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें इतिहास भी है, भूगोल भी है, लोगों का जुड़ाव भी है और आज के जियोपॉलिटिक्स भी। और शायद यही वजह है कि सीमा विवाद के बीच में बालेन शाह का हिस्टोरिक रिलेशनशिप को मजबूत करने वाला बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सवाल यह है कि अगर रिश्ता इतना पुराना और गहरा है तो फिर स्वच्छता और काला पानी जैसे विवाद आखिर सुलझ क्यों नहीं पा रहे? और यहीं से कहानी का अगला और सबसे संवेदनशील हिस्सा शुरू हो जाता है। साथियों, अगर आपको लगता है कि आज की कहानी सिर्फ भारत और नेपाल के रिश्ते तक सीमित है तो तस्वीर अभी भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि भारत के बाद चीन भी इस कहानी में आ गया। बालेन शाह ने चाइनीज एम्बेसडर जांग माओमुंग से भी 1-to-1 मुलाकात की और 1-to-1 मुलाकात करने के बाद यहां भी बातचीत हुई बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करने की, कॉपरेशन को बढ़ाने की और डेवलपमेंट पार्टनरशिप को आगे ले जाने की। यानी जिस दिन भारत के साथ रिश्ते को मजबूत करने की बात हुई, उसी दिन चीन के साथ भी रिश्ते को और गहरा बनाने का संदेश दिया गया। अब जरा इस पूरी तस्वीर को देखेंगे अगर आप, तो आप क्या कहेंगे? नेपाल अब भारत की तरफ झुक रहा है तो शायद एनालाइज अधूरा होगा। अगर आप कहें कि नेपाल अब पूरी तरह से चाइना के साथ जा रहा है तो ये भी पूरी कहानी नहीं होगी, क्योंकि बालेन शाह का आज का संदेश शायद इससे कहीं ज्यादा कैलकुलेटेड है। इंडिया भी चाहिए, चाइना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ नेपाल अपनी स्ट्रेटेजिक स्पेस भी बना के रखना चाहता है। और यही बात इस पूरे घटनाक्रम को इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि नेपाल के सामने सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया या चाइना, सवाल यह है कि क्या नेपाल दोनों के साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से रिश्ता चला सकता है। यानी नो एक्सक्लूसिव कैंप, नो अननेसेसरी कन्फ्रंटेशन, बल्कि एंगेज इंडिया, एंगेज चाइना, प्रोटेक्ट नेपाल, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और यही बालेन शाह की सोच है। तो आज भारत और चीन के राजदूत के साथ हुई ये अलग अलग मीटिंग सिर्फ मीटिंग्स नहीं, नेपाल की इमर्जिंग डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी का संकेत भी हो सकता है। लेकिन अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है। जब नेपाल दोनों से रिश्ते मजबूत करना चाहता है तो भारत के साथ स्वच्छता और काला पानी जैसे सीमा विवाद आखिर सुलझेंगे कैसे, यह भी समझना जरूरी है। साथियों, आपके स्क्रीन पर ये मैप दिख रहा है और मैप का ये विवादित क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है। लिम्पियाधुरा, लिपू लेक, काला पानी का क्षेत्र, कूटी क्षेत्र दिख रहा है, गुंजी, नबी, चांगरू। ये मैप जो है वो नेपाल कहता है कि ये हमारा है और कुल मिलाकर पिंक लाइन में है, तो आप समझिए कि विवादित क्षेत्र है जिस पर इंडिया और नेपाल दोनों क्लेम कर रहे हैं। सुस्ता नदी जो कि अपने मार्ग को बदल रही है और मार्ग के बदलने के कारण जो है सुस्ता नदी के साथ वाला ये एरिया है और ये जो है गंडक नदी का क्षेत्र है, नारायणी जिसे कहा जाता है, और सुस्ता जो पुराना गांव का क्षेत्र है। इस पूरे क्षेत्र का जो है अलग से विवाद। तो साथियों, हम क्या बात कर रहे थे? हम कह रहे थे कि आज भारत और चीन के राजदूत के साथ जो ये अलग अलग मीटिंग हुई है, सिर्फ मीटिंग नहीं है, इसमें बहुत सारे मैसेजेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और असली विवाद जिस पर हम आ रहे हैं वो है सुस्ता। अब तक हमने डिप्लोमेसी की बात की, भारत के साथ रिश्ते की बात की, चीन के साथ रिश्ते की बात की, बालेन शाह की बैलेंसिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात की। लेकिन सवाल यह है कि अगर रिश्ते इतने महत्वपूर्ण है तो फिर सीमा पर तनाव क्यों है? और यही वो जगह है जहां इस पूरी कहानी का सबसे सेंसिटिव चैप्टर शुरू होता है। नाम है सुस्ता। नेपाल का एक जिला है जिसका नाम है नवलपरासी। नवलपरासी पश्चिमी इलाके का सिस्ता और भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से बेहद सेंसिटिव बॉर्डर एरिया रहा। अभी कुछ दिन पहले जो है वह थोड़ा सा यहां नोकझोंक भी देखने को मिला। अब इसकी कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा भूगोल की तरफ जाना होगा, क्योंकि सुस्ता का विवाद सिर्फ ये नहीं है कि ये जमीन किसकी है, इसके पीछे नदी की पूरी कहानी। और वो नदी कौन सी है? तो जिस नदी के ऊपर हम बात कर रहे हैं साथियों, वो नदी का नाम है गंडक, जिसे नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में इस नदी की धारा को बाउंड्री डिटर्मिनेशन से जोड़कर देखा गया, लेकिन यहाँ एक पेच है। नदी कभी इस जगह कभी उस जगह, यानी कि कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रही। वह अपना मार्ग जो है वो बदलती रहती। जब नदी अपना रास्ता बदलती है तो सवाल खड़ा होता है कि सीमा आखिर किसके साथ बदलेगी? क्या सीमा नदी की धारा के साथ बदलेगी या फिर पुरानी नदी की धारा को बाउंड्री माना जाएगा, या फिर हिस्टोरिकल डिमार्केशन और पुराने रिकॉर्ड्स को आधार बनाया जाएगा? बस यही सवाल सुस्ता को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाता है, क्योंकि यह एक तरफ ज्योग्राफी तो दूसरी तरफ हिस्ट्री तो तीसरी तरफ संप्रभुता का सवाल। और जब इन तीनों के बीच इंटरप्रिटेशन अलग हो जाए तो एक छोटी सी नदी की धारा भी दो देशों के बीच बड़ा डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट बन सकती है। और यही वजह है कि सुस्ता को सिर्फ एक बॉर्डर विलेज या जमीन के छोटे से हिस्से की कहानी के रूप में समझना सही नहीं होगा। यह सवाल है कि क्या नदी सीमा तय करती है या इतिहास? और साथियों, यही सवाल हमें अगले हिस्से के उस घटना तक लेकर जाता है जिसने हाल के दिनों में स्वच्छता को फिर से हेडलाइंस में ला दिया।
2 अगस्त आज से मात्र 8 दिन पहले की एक बात है। सुस्ता का विवाद सिर्फ मैप और पुराने डॉक्यूमेंट तक सीमित नहीं रहा। सुस्ता का विवाद जमीन पर उतर गया और जमीन पर नोकझोंक वाला विवाद आया। 2 अगस्त 2026 को एक घटना ने इस पूरे विवाद को फिर से जमीन पर ला दिया था। सोस्ता इलाके में एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन, डैम का एक कंस्ट्रक्शन को लेकर तनाव की खबरें आ गई। नेपाली पक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया कि भारतीय सिक्योरिटी पर्सनल यानी कि एसएसबी के बारे में बात हो रही थी, सीमा सुरक्षा बल के बारे में, उस क्षेत्र में पहुंचे और उन्होंने एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन को रोकने का दबाव बनाया। लेकिन यहां एक बात बहुत ध्यान से समझना है कि आरोप और ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड फैक्ट एक ही चीज नहीं होते। इसलिए इस घटना पर अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले भारत की तरफ से आने वाले ऑफिशियल रिस्पांस को देखना जरूरी होगा। लेकिन इसके बावजूद यह घटना डिप्लोमेटिक लेवल पर महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट को असली चुनौती यहीं से मिलना शुरू होता है। जब विवाद सिर्फ मैप में हो साथियों, डॉक्यूमेंट में हो, पुरानी ट्रीटीज के इंटरप्रिटेशन में हो, तो मुख्यतः एक डिप्लोमेटिक और लीगल इशू रहता है। लेकिन सोचिए, जब उसी विवादित जमीन पर गांव के लोग, सिक्योरिटी पर्सन और लोकल कंस्ट्रक्शन एक दूसरे के सामने हाथापाई करने के लिए आ जाए, तो मामला सिर्फ कागजों तक नहीं रहता, वो बन जाता है ग्राउंड लेवल कॉन्फ्लिक्ट। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि बॉर्डर पे कोई छोटा इंसिडेंट अगर समय रहते डिप्लोमेटिक चैनल से कंट्रोल नहीं होता, तो धीरे धीरे लोकल टेंशन, पॉलिटिकल प्रेशर, डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंशन में बदल जाता है। और इसलिए स्वच्छता में असली चुनौती सिर्फ ये तय करना नहीं कि सीमा कहां है, चुनौती ये भी है कि जब तक सीमा का अंतिम समाधान नहीं निकलता, तब तक ग्राउंड पर शांति कैसे बनाए रखी जाएगी। और यहीं से आता है भारत नेपाल सीमा विवाद का अगला बड़ा सवाल कि आखिर जब कहा यह जा रहा है कि भारत और नेपाल के बीच में 98% सीमा का डिमार्केशन हो चुका है, तो फिर सुस्ता और काला पानी, लिपुलेख, लिपियाधुरा जैसे विवाद अभी बाकी क्यों है? साथियों, आप अपने स्क्रीन पर इस मैप को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये देखेंगे आप, ये सुस्ता का क्षेत्र दिख रहा है, ये गंडकी, बागमती, मधेश, कोशी, लुम्बनी, करनाली, आपका सुदूर पश्चिम, ये काला पानी। तो एक विवाद तो हमें यहां देखने को मिल रहा है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दूसरा विवाद यहां हमें देखने को मिल रहा है। अभी हम सुस्ता के बारे में बात कर रहे हैं, जहां गंडक जिसको नारायणी कह रहे हैं, वहां की जो हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक, अब एक बार बार बात आ रही है क्या कि भारत और नेपाल के बीच में, जैसे आप देख रहे हैं सीमा पे पिलर रखे हुए हैं, तो कहा जा रहा है कि 98% जो सीमा का डिमार्केशन है वो हो चुका है, 98% विवाद समाप्त हो चुका है। अब यहां एक आंकड़ा जिसे समझना बहुत जरूरी है, 98% का। अक्सर हेडलाइन में इसे इस तरह से पेश किया जाता है कि भारत और नेपाल के बीच 98% बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हो चुका है, सिर्फ 2% हिस्सा विवादित बचा है। लेकिन असल कहानी थोड़ी अलग है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से 2026 में कहा गया कि भारत नेपाल डिमार्केशन का मतलब आपको समझना होगा। क्या कहा गया? कहा यह गया विदेश मंत्रालय के द्वारा 2026 में कहा गया कि भारत नेपाल बाउंड्री का करीब 98% डिमार्केशन हो चुका है। अब डिमार्केशन का मतलब क्या है कि जमीन पर सीमा की पहचान, बाउंड्री के पिलर, सर्वे, मैपिंग और उससे जुड़ा जो भी टेक्निकल काम है वो सब। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दोनों देशों के बीच मौजूद हर टेरिटोरियल क्लेम का राजनीतिक या कानूनी समाधान हो चुका है। यानी डिमार्केशन और डिस्प्यूट सेटलमेंट दो अलग अलग चीजें। जहां सीमा को लेकर टेक्निकल काम पूरा हो चुका है, वहां स्थिति अपेक्षाकृत स्पष्ट हो सकती है। लेकिन जहां संप्रभुता क्लेम, पुराने मैप्स, हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन, बाउंड्री की अलग अलग व्याख्याएं सामने आती हैं, वहां मामला राजनीतिक हो जाता है। इसलिए सुस्ता और काला पानी जैसे इलाके बाकी 98% डिमार्केटेड बाउंड्री से अलग नजर आते हैं। यही सवाल सिर्फ बाउंड्री पिलर लगाने का नहीं, बल्कि सवाल यह है कि किस हिस्टोरिकल एविडेंस और किस जियोग्राफिकल इंटरप्रिटेशन को अंतिम आधार जो है वो माना जाएगा। अब इसी से जुड़ता है भारत नेपाल सीमा विवाद का सबसे संवेदनशील नाम, जिसका नाम है काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख। कुछ ऐसी बाउंड्रीज आपको भारत नेपाल के बॉर्डर पे देखने को मिलेगी। ठीक, हमने कहा कि अब आ जाता है लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख, जिसको लेकर पूरी की पूरी बात है। ये लिम्पियाधुरा, ये आपको लिपुलेख दिख रहा है, ये धारचूला का क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये दारचूला आपको दिख रहा है ना? ये क्षेत्र है जिसको लेकर अब विवाद, जिस पर अब हम बात करेंगे। साथियों, जब हम बात काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा की कर रहे हैं, तो अगर सुस्ता की कहानी में नदी की बदलती धारा महत्वपूर्ण है, तो काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख की कहानी का सबसे बड़ा सवाल है महाकाली या काली रिवर की वास्तविक ओरिजिन आखिर कहां मानी जाए। इस मुद्दे पर मैंने कई सारी वीडियो बनाई है, जिस पर आपने ध्यान दिया होगा। एक वीडियो जो कि 6 लाख के आसपास व्यूज जा चुका है, उसको आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। सबसे हाईएस्ट रीच वाली वीडियो है, अप्रॉक्स 6 लाख व्यूज है उस पे, उसको जाके आप देखेंगे। लिम्पियाधुरा किसने बेचा करके उसका टॉपिक है, तो उसको एक बार ध्यान से पूरा वीडियो को देख लीजिएगा।
तो हमने कहा कि जहां महाकाली या काली रिवर की वास्तविक ओरिजिन आखिर कहां मानी जाए, इसी पर विवाद है। नेपाल का दावा है कि काली रिवर का ओरिजिन जो है वो कहां है, तो वो लिम्पियाधुरा को नेपाल मानता है। भारत कहता है कि भैया लिपू लेक। तो कुल मिलाकर इस प्रकार का जो पूरा का पूरा जो विवाद जो है वो भारत जो है वो कहां कह रहा है, काला पानी वाला क्षेत्र, ठीक। तो इस प्रकार का जो है वो विवाद हमें क्या है वो देखने को मिल रहा है, ठीक। तो यहीं से जो विवाद का जड़ आता है कि अगर किसी नदी के बाउंड्री रेफरेंस को माना जाए तो पहले तय ये करना होगा कि बाउंड्री के लिए नदी की कौन सी धारा को आधार माना जाए, और यही इंटरप्रिटेशन आगे टेरिटरी के दावे को प्रभावित करता है। इसलिए काला पानी का विवाद सिर्फ पहाड़ों में मौजूद कुछ जमीन का विवाद नहीं, इसके पीछे रिवर की उत्पत्ति, उद्गम कहां से है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, मैप, संप्रभुता से जुड़ी बहुत सारे ऐसे चेन हैं जो कि एक के बाद एक जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि इस इलाके का नाम आते ही मामला तुरंत डिप्लोमेटिक सेंसिटिविटी तक पहुंच जाता है। लेकिन इस विवाद ने एक बड़ा टर्निंग पॉइंट देखा, कब? सन 2020 में। 2020 में जब नेपाल ने एक नया मैप जारी किया, तो उसी मैप को जारी करने के बाद विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। और इस मैप में नेपाल ने जो है वो ग्रेटर नेपाल का जब नक्शा जारी किया तो ये सारे क्षेत्रों को उसने अपना दिखा दिया, ठीक। नेपाल ने जो नया कौन कौन सा क्षेत्र, तो काला पानी, लिम्पुआधुरा और लिपुलेक को नेपाल ने अपने टेरिटरी में दिखाया। इसके बाद नेपाल की संसद ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए इस मैप को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग घोषित कर दी। भारत ने नेपाल से कहा कि भैया देखो, ये टेरिटरियल क्लेम जो कर रहे हैं वो हम स्वीकार नहीं करेंगे। मामला सिर्फ दो देशों के बीच पुराने बाउंड्री इंटरप्रिटेशन का नहीं रहा है, यह इसी दोनों देशों के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और पब्लिक सेंटिमेंट से भी जुड़ने लगा है। यानी मैप अब सिर्फ ज्योग्राफी या डॉक्यूमेंट नहीं रहा है, बल्कि नेशनल सॉवरेनिटी और पॉलिटिकल आइडेंटिटी का सिंबल भी बन चुका है। और यही कारण है कि 2020 के मैप वाले एपिसोड में समझे बिना आज के इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट को पूरी तरह से समझना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन इस पूरे विवाद को एक जगह ऐसी भी है जिसे इंपॉर्टेंस सिर्फ इंडिया और नेपाल तक सीमित नहीं, वो है लिपू लेक का क्षेत्र। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि लिपू लेक से जो है वो चाइना की तरफ जो है एक रूट स्टार्ट हुआ है 6 साल के बाद, लिपू लेक पास वाला। और लिपू लेक की अगर हम बात करें तो इंडिया, नेपाल और तिब्बत का क्षेत्र, तिब्बत को हम चाइना इसलिए बार बार कह रहे हैं कि तिब्बत वाला जो क्षेत्र है वो चीन ने अपने कब्जे में कर रखा हुआ है। अब लिपू लेक को लेकर इतनी स्ट्रेटेजिक सेंसिटिविटी क्यों है? तो लिपू लेक का महत्व सिर्फ टेरिटरी के सवाल तक सीमित नहीं, यह क्षेत्र इंडिया, नेपाल, चाइना स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी के आसपास स्थित है और कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। लिपू लेक पास का संबंध इंडिया तिब्बत कनेक्टिविटी, कैलाश मानसरोवर का जो पिलग्रिम रूट है उससे भी जुड़ा है। इसलिए यहाँ बॉर्डर इशू के साथ साथ कनेक्टिविटी, पिलग्रिम्स, ट्रेड, चाइना फैक्टर सब कुछ एक साथ आ जाते हैं। यानी अगर आप इसे सिर्फ नक्शे पर खींची हुई एक बाउंड्री लाइन की तरह देखेंगे तो कहानी अधूरी है। यहाँ ज्योग्राफी के साथ साथ जियोपॉलिटिक्स भी जुड़ जाता है। और यही वजह है कि लिपू लेक पर कोई भी डेवलपमेंट सिर्फ काठमांडू और नई दिल्ली के बीच का बायलैटरल कन्वर्जन नहीं होता है, इसमें कहीं ना कहीं जो है वो बीजिंग भी एंट्री मार देता है। तो अब जब विवादित इलाके इतने सेंसिटिव है तो बाकी इंडिया नेपाल बाउंड्री पर टेक्निकल काम कैसे आगे बढ़ता है? और यहीं पे आ जाता है एक कमेटी जिसका नाम है बाउंड्री वर्किंग ग्रुप यानी कि BWG। अब आपके दिमाग में होगा कि BWG क्या है और ये BWG काम कैसे करता है, तो इस पर भी हम बात करते हैं। बाउंड्री वर्किंग ग्रुप सीमा पर तकनीकी सहयोग कैसे? साथियों, ये एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन पॉइंट्स है जिसको समझना जरूरी है। भारत और नेपाल के बीच बाउंड्री मैनेजमेंट को लेकर ये BWG ग्रुप यानी कि बॉर्डर वर्किंग ग्रुप जो है वो काम कर रहा है। 2014 में इसका निर्माण किया गया था और इसका काम है बाउंड्री पिलर्स का इंस्पेक्शन करना, उसका रिपेयर करना, उसका मेंटेनेंस करना, सर्वे करना, मैपिंग करना, नो मैन लैंड से जुड़े टेक्निकल इशू को देखना। 2025 में 6 साल के गैप के बाद BWG की 7th मीटिंग हुई। दोनों देशों ने बाउंड्री पिलर्स की इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के जरिए अपडेटेड मॉडलिटीज जो है वो अपनाई। सर्वे और मैपिंग में नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर सहमति जताई गई। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि टेक्निकल कॉपरेशन और पॉलिटिकल डिस्प्यूट अलग अलग चीजें हैं। सुस्ता और काला पानी जैसे डिस्प्यूटेड एरिया में सवाल सिर्फ मैपिंग का नहीं बल्कि संप्रभुता और हिस्टोरिकल क्लेम का भी है। इसलिए टेक्निकल लेवल पर कॉपरेशन आगे बढ़ सकती है, लेकिन पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए आगे बातचीत अलग से करनी होगी। तो फिर विवाद सुलझ क्यों नहीं रहा? साथियों, अगर मैकेनिज्म मौजूद है तो विवाद खत्म क्यों नहीं होता है, ये दिमाग में एक प्रश्न है। क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट सिर्फ जमीन का सवाल नहीं है। यहाँ हिस्ट्री, ट्रिटी, मैप, रिवर सिस्टम, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और नेशनल सेंटिमेंट सब कुछ जुड़ा हुआ भैया, पूरा खिचड़ी बना के रखा गया है। एक की बात करो तो दूसरा, दूसरे की बात करो तो तीसरा, सब कुछ एक अलग टाइप का। नेपाल में इंडिया रिलेटेड बॉर्डर इशू जल्दी डोमेस्टिक पॉलिटिकल इशू बन सकता है। वहीं भारत में टेरिटोरियल सॉवरेनिटी बेहद सेंसिटिव विषय है। इसलिए कोई भी सरकार ऐसा समझौता करने से अपने आप को बचाती है जिससे जनता जो है वो क्रोधित हो जाए, कुपित हो जाए। यानी असली मुश्किल सिर्फ बातचीत की कमी नहीं,
प्रोमाइज की पॉलिटिकल कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, इसलिए समाधान के लिए टेक्निकल एविडेंस के साथ पॉलिटिकल जो है वो एक प्रकार से चिंता भी जो है वो बनी हुई। अब यहां थोड़ा सा हम चाइना को भी लेकर बात करें। चाइना की जो है वो नेपाल को लेकर स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो है वो किस प्रकार से है। साथियों, अगर इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट जारी है तो उसी समय नेपाल चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बढ़ा रहा है, तो नेचुरली जियोपॉलिटिकल इक्वेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन नेपाल को सिर्फ इंडिया वर्सेस चाइना की बाइनरी से देखना सही नहीं होगा। नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है और उसे ट्रेड, एसेस, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए। भारत उसके लिए ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी और ओपन बॉर्डर रिलेशनशिप के कारण बेहद महत्वपूर्ण है। वही चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक पार्टनरशिप के कारण महत्वपूर्ण है। इसलिए नेपाल की प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी हो सकती है कि इंडिया भी चाहिए, चाइना भी चाहिए और नेपाल अपना स्ट्रेटेजिक स्पेस भी जो है वो बना के रखे। आज का जो पूरा का पूरा मीटिंग था बालिन शाह का, उसका डिप्लोमेटिक मैसेज अगर हम बात करें और दोनों मीटिंग को अगर जोड़ के देखेंगे तो पहले इंडिया के एम्बेसडर को 1 to 1 मीटिंग करना, फिर कुछ घंटे के बाद चाइना के एम्बेसडर को बुलाना, डायरेक्ट मीटिंग करना, इससे संकेत यही मिलता है कि बालिन शाह मल्टीपल पावर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन को महत्व दे रहे हैं और इसे मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी या स्ट्रेटेजिक बैलेंस के रूप में समझा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेपाल इंडिया को छोड़कर चाइना की तरफ या चाइना को छोड़ के इंडिया की तरफ जो है वो आ रहा है। इसका सीधा मैसेज शायद यही है कि एंगेज इंडिया, एंगेज चाइना, प्रोटेक्ट नेपाल, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और यही आज की डिप्लोमेसी को इंटरेस्टिंग बनाता है। आज की जो मीटिंग है, इस मीटिंग में सुस्ता है लिपुलेख सॉल्व हो गया क्या, ये भी एक दिमाग में प्रश्न होगा कि क्या होगा इसको। तो साथियों, क्या बालिन शाह और भारतीय राजदूत की आज की मीटिंग में सुस्ता या लिपुलेख का समाधान निकलेगा, तो इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। बैठक के पब्लिकली स्टेटेड एजेंडा में बायलैटरल रिलेशन, म्यूचुअल इंटरेस्ट, डेवलपमेंट पार्टनरशिप और कॉपरेशन की बात ही कही गई है। कहीं भी सुस्ता सॉल्व, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, काला पानी जैसी बातें नहीं की हैं। लेकिन मीटिंग की इंपॉर्टेंस जरूर है, क्योंकि किसी भी बॉर्डर डिस्प्यूट पर पहला रास्ता जो है वो बातचीत के ही साथ शुरू होता है। हो सकता है डायलॉग हुआ, कल 1 to 1 लेवल मीटिंग होगी और फाइनल सॉल्यूशन भी आने वाले समय में निकलेगा। लेकिन भारत के सामने जो है वो कई चुनौतियां हैं। पहला बॉर्डर मैनेजमेंट, दूसरा पब्लिक परसेप्शन और तीसरा बड़ी चुनौती है वो है चाइना फैक्टर। तो तीनों को लेकर भारत को जो है वो एक साथ चलना है, क्योंकि नेपाल सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है, यह हिमालय सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, भारत की नदन सिक्योरिटी से सीधे जुड़ा हुआ। अब प्रश्न है कि क्या नेपाल के सामने रास्ते आसान है, क्या नेपाल इन सारे मामले को जो है वो सही से सुलझा पाएगा। सचो, नेपाल के सामने सबसे बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है। उसे भारत के साथ अपने हिस्टोरिकल टाइज मजबूत रखने हैं, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी बनाए रखनी है। चाइना से इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट लेना है, लेकिन इंडिया के साथ रिलेशनशिप को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। और सबसे महत्वपूर्ण, बॉर्डर डिस्प्यूट को डोमेस्टिक राष्ट्रवाद यानी कि घरेलू राष्ट्रवाद का परमानेंट पॉलिटिकल टूल बनने से रोकना है। क्योंकि अगर बॉर्डर इशू बार बार ग्राउंड लेवल कन्फर्मेशन में बदलेगा तो सबसे ज्यादा असर उन आम लोगों पर पड़ेगा जो सीमा के आसपास रहते हैं। इसलिए नेपाल के लिए भी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सिर्फ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं, बल्कि स्टेबल बॉर्डर मैनेजमेंट और सस्टेन डायलॉग ही है। तो अंततः पूरी जो चर्चा हुई, इस चर्चा का लब्बे लुआब, इस चर्चा का निचोड़ साथियों यही है कि बालिन शाह भारत के राजदूत से मिले, बालिन शाह चीन के राजदूत से मिले। दोनों से मिलने के बाद उन्होंने एक ही चीज कहा, भैया तुमसे भी, भैया तुमसे भी, दोनों से मिलकर चलेंगे। अच्छा, दोनों से मिलकर चलेंगे, पूरी चर्चा हुई, तो सवाल तो एक उठना जरूरी। चलिए, सवाल मैं आपके सामने एक रखता हूं, जवाब आप दीजिए। क्या भारत और नेपाल अपने सीमा विवाद को अपने रिश्तों की सीमा बनने से रोक पाएंगे? सवाल मेरा आपको समझ में आया? फिर से सवाल कह रहा हूं, क्या भारत और नेपाल अपने सीमा विवाद को अपने रिश्तों की सीमा बनने से रोक पाएंगे? जवाब आप कमेंट के माध्यम से दीजिए और आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। उम्मीद है कि आपको सारी की सारी बातें समझ में आई होगी। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, कमेंट नहीं कमेंट कीजिए, लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। कुछ हमारे व्यूअर्स कहते हैं क्यों सब्सक्राइब करें? भैया इसलिए सब्सक्राइब कीजिए कि आपका साथ हमें अच्छा लगता है। आप जब रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो बस अच्छा लगने के लिए कर दीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।